देखो मेज की बात कर लेते हैं अपन आज। कल्टीवेशन ऑफ मेज, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और क्या क्या अपन को पढ़ना है। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट क्रॉप है ये अपनी वीट, राइस और मेज, तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप है। यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। ये आपका पौधा है, एक रियल नहीं है, कार्टूनिस्ट टाइप का है, एनिमेटेड है। देखो सबसे पहले तो कुछ जनरल बातें कर लेते हैं, यहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं। बताओ बॉटनिकल नेम क्या है इसका? जिया मेज। मेज है वो, ठीक है। बहुत से लोग इसको मेज समझते हैं, मेज तो इसका कॉमन नेम है। मेज क्या है? इसका कॉमन नेम है, लेकिन बॉटनिकल नेम के अंदर जो आता है ना वो मेज होता है, MAYS, मेज। और नॉर्मली हम क्या बोलते हैं? उसको मेज बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, ये मेज है, MAYS है, और ये मेज है, वो मेज है और ये मेज है। फैमिली, जितनी भी सीरियल्स क्रॉप है सबकी एक ही फैमिली है, ग्रेमिनी। नया नाम पोएसी, तो ये भी ग्रेमिनी परिवार का है, पोएसी परिवार का है। क्रोमोसोम नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसका, 2n = 20 है। इंपॉर्टेंट मैंने क्यों कहा? क्योंकि यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं और क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं, इसे एक दो बार मैंने देखी है कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पेपर में, पूछ लेते हैं बताओ मेज के एंडोस्पर्म में कितने क्रोमोसोम होते हैं, ये पूछ लेते हैं। बताओ मेज के एंडोस्पर्म में कितने क्रोमोसोम होते हैं। तो यहाँ पर ये बात तो मेज की कर रहे हैं, लेकिन लागू हर एक क्रॉप पर होता है। मैं आपको बता दूं, किसी भी क्रॉप में आपको पूछ ले, तो आपको अगर पूछ ले बताओ मेज का एंडोस्पर्म, वीट का एंडोस्पर्म, राइस का एंडोस्पर्म, चिकपी का एंडोस्पर्म, पिजन पी का एंडोस्पर्म, किसी का भी एंडोस्पर्म का क्रोमोसोम नंबर पूछ ले, तो आपको अलग से ये याद करने की जरूरत नहीं है। आपको बस ये याद होना चाहिए कि नॉर्मली उसके अंदर कितने क्रोमोसोम होते हैं, 2n = कितने होते हैं, बस। एंडोस्पर्म जो होता है ना वो हमेशा ट्रिप्लॉइड नेचर का होता है, मतलब 3n उसको लिखते हैं। कोई भी क्रॉप हो उसके अंदर एंडोस्पर्म हमेशा 3n ही होगा, और हम नॉर्मली क्या याद करते हैं? 2n। तो आपको उसको अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। ये क्या है आपका? 20 क्रोमोसोम होते हैं, तो 2n = कितना होता है? 20 है। तो बताओ n = कितना हो जाएगा? 20 / 2, यानी कि हो गया कितना? 10। तो ये वैल्यू पुट कर दो आप इसमें, 3 × n कितना है? 10। मतलब एंडोस्पर्म में कितना हो गया आपका क्रोमोसोम? वही क्या हो गया भाई? एंडोस्पर्म में कितना हो गया क्रोमोसोम? 30। ये एंडोस्पर्म ने मेज की बात करी। ऐसे किसी की बात कर लो, मटर की बात कर लो। चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मटर। पी का पूछ लेके बताओ पी के अंदर जो एंडोस्पर्म है उसमें कितने क्रोमोसोम है, तो वही याद करो 3n। अब मटर के अंदर 2n कितना होता है? 14 होता है, तो n = कितना हो जाएगा? 7। 2n = 14, तो n = कितना हो गया? 7। तो यहाँ पर 7 लिख दो, 3 × 7 कितना हो गया? 21। यानी मटर के एंडोस्पर्म में कितने होगा? 21। ऐसे किसी का भी हो, आप तो बस नॉर्मल याद रखो कि नॉर्मल उसके अंदर क्रोमोसोम कितने होते हैं। वो आपके एक एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको बता दिया। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और बच्चे हमेशा उसको गलत करते हैं। ओरिजिन देख लो, यहाँ पर 2 ओरिजिन आपको याद रखना है, दोनों ही सही माने जाते हैं। या तो मैक्सिको कहो या फिर उसको आप लोग साउथ अमेरिका कहो, अलग अलग जगह नहीं है ये। चाहे तो उसको मैक्सिको कह सकते हो, चाहे उसको साउथ अमेरिका कह सकते हो। मैक्सिमम एरिया और प्रोडक्शन की बात करें, इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा एरिया और सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन, जैसे मैंने आपको बताया था कि जिस स्टेट में एरिया ज़्यादा है ऑब्वियसली उसका प्रोडक्शन भी ज़्यादा ही होगा। तो यहाँ पर आता है कर्नाटका, यहाँ लिख लेते हैं। सबसे ज़्यादा एरिया और सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन में कौन है? मेज के, मक्का के, कर्नाटका है। वहीं प्रोडक्टिविटी की हम बात करें तो वो है आंध्र प्रदेश। प्रोडक्टिविटी किसकी ज़्यादा है? आंध्र प्रदेश की। देखो एरिया और प्रोडक्शन का तो मैंने आपको फंडा बता दिया, जहाँ एरिया ज़्यादा वहाँ प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगा, लेकिन प्रोडक्टिविटी अक्सर अलग हो जाती है, डिफर करती है। अब देखो ये वाला पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अपनी जितनी भी सीरियल्स क्रॉप है ना, जितनी भी सीरियल्स क्रॉप है, कौन कौन सी? राइस, मेज, ये खुद मक्कई हो गई, उसके अलावा आपका बाजरा है, बारले है, सोरगम है, जितनी भी आपकी सीरियल्स क्रॉप आती है ना, उन सब में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन की जो क्षमता है, सबसे ज़्यादा जो यील्ड पोटेंशियल है, उत्पादन देने की सबसे ज़्यादा जिसके अंदर कैपेसिटी है, सबसे ज़्यादा जिसके अंदर उत्पादन देने की क्षमता है ना, वो मेज की है। इट हैज़ अ हाई यील्ड पोटेंशियल। सबसे ज़्यादा यील्ड पोटेंशियल किसके पास है? मेज के पास है। इसलिए इसको क्यून ऑफ दी सीरियल्स कहा जाता है। आप पूछोगे सर किंग किसको कहते हैं फिर, तो देख लो किंग ऑफ सीरियल किसको कहा जाता है? गेहूं को। किंग ऑफ दी सीरियल्स क्रॉप किसको कहते हैं? गेहूं को कहते हैं।
गेहूं से भी ज़्यादा उत्पादन देने की क्षमता है इसके पास, ठीक है, इसलिए इसको क्वीन ऑफ द सीरियल कहा जाता है। और गेहूं को क्या कहा जाता है? किंग ऑफ द सीरियल। ऐसा क्यों है? इतना उत्पादन देने की क्षमता इसके अंदर क्यों है? उसकी एक वजह है कि एक तो ये C4 प्लांट है। कैसा प्लांट है? C4 प्लांट। अब C4 प्लांट से इसके उत्पादन पर क्या फ़र्क पड़ने वाला है, इसके बारे में मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा प्लांट फिजियोलॉजी में। थोड़ा बहुत मैंने आपको गेहूं वाले में केस में बताया था, जब मैंने आपको थोड़ा समझा कि C3 और C4 प्लांट क्या होते हैं। फोटोसिंथेसिस में 2 रिएक्शन थी, एक लाइट रिएक्शन एक डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में क्या होता है, प्लांट के अंदर जो क्लोरोफिल है वो सूरज की रोशनी को एब्जॉर्ब करेगा और उसको कन्वर्ट कर देगा ATP में और NADPH2 में। वो ATP और NADPH2 मतलब एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। वो एनर्जी कहाँ जाके यूज़ होती है? डार्क रिएक्शन में। वहाँ डार्क रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करके और उस एनर्जी का यूज़ करके उसको बदल देते हैं ग्लूकोज में। तो वहाँ पर 2 तरह की साइकिल होती है, C3 साइकिल और C4 साइकिल। एक्चुअली में क्या था, कुछ प्लांट के अंदर कई बार कार्बन डाइऑक्साइड की जगह पर वो एंजाइम ऑक्सीजन ले लेता है। एक एंजाइम वहाँ काम करता है रूबिस्को एंजाइम। कौन सा एंजाइम काम करता है? रूबिस्को। चलो बंद करो इस टॉपिक को, नहीं तो अपन भटक जाएंगे। सुन लो ऐसे ही, रूबिस्को एंजाइम वहाँ काम करता है। रूबिस्को एंजाइम जो है वो 2 तरह की एक्टिविटी करता है। वो ऑक्सीजन को भी ले लेता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड को भी ले लेता है। जिसका पल्ला भारी होगा, मान लो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है तो कार्बन डाइऑक्साइड को लेगा तो नॉर्मल फोटोसिंथेसिस चलेगी। लेकिन अगर ऑक्सीजन ज़्यादा हुआ तो अपना रूबिस्को एंजाइम ऑक्सीजन को ले लेगा और वहाँ पर डार्क रिएक्शन की जगह पर C3 साइकिल की जगह पर फोटो रेस्पिरेशन स्टार्ट हो जाता है। और फोटो रेस्पिरेशन एक वेस्ट प्रोसेस है जिसमें कार्बन का होता है लॉस। C4 साइकिल में जो क्या होता है, कुछ प्लांट ऐसे हैं जैसे अपना मेज हो गया, शुगरकेन हो गया, इन्होंने इस फोटो रेस्पिरेशन को रोकने के लिए एक नई साइकिल शुरू कर दी। जो रूबिस्को एंजाइम होता है ना, मेन रूबिस्को एंजाइम है, वही ऑक्सीजन को एक्सेप्ट कर रहा है। तो उस रूबिस्को एंजाइम को उन्होंने और नीचे वाले सेल्स में पहुंचा दिया। ऊपर वाले सेल्स में जहाँ ऑक्सीजन के कांटेक्ट में, वहाँ पर रूबिस्को एंजाइम बचा ही नहीं, वहाँ पर एक नया एंजाइम जोड़ दिया। अब वो रूबिस्को एंजाइम ही नहीं बचा तो वो ऑक्सीजन को लेगा नहीं, मतलब उनके अंदर फोटो रेस्पिरेशन होगा नहीं। कहने का मतलब ये है, आप लोगों को कुछ समझ नहीं आया होगा मुझे पता है, वो सब अपन डिटेल में बाद में देखेंगे प्लांट फिजियोलॉजी में। C4 प्लांट के अंदर फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता, ये है मेरे कहने का मतलब। जबकि C3 प्लांट के अंदर फोटो रेस्पिरेशन होता है, इनके अंदर फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता। तो जब यहाँ पर फोटो रेस्पिरेशन नहीं होगा तो कार्बन का लॉस नहीं होगा। कार्बन का लॉस नहीं होगा तो उपज ज़्यादा होगी, मतलब ग्लूकोज जो है वो ज़्यादा बनेगा, फूड मटेरियल ज़्यादा बनेगा, तो उपज जो है वो बढ़ जाती है। ये है इसका एक मुख्य कारण C4 प्लांट होने का। एक्चुअल में ये जो C4 साइकिल है ना, वो मेज के अंदर ही डिस्कवर हुई थी। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ते हैं। मेज जो है वो एक क्रॉस पॉलिनेटेड प्लांट है। क्रॉस पॉलिनेटेड है। क्यों है, इसके पीछे की काफ़ी इंपॉर्टेंट वजह है, इसको मैं अभी अच्छे से समझाऊंगा आपको अगली स्लाइड में। इसके अलावा मेज एक शॉर्ट ड्यूरेशन, मेज क्या है, खरीफ क्रॉप का है, इसलिए वो कैसा है आपका, शॉर्ट डे प्लांट है। मेज एक नॉन टिलर प्लांट है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका भी। मेज कैसा है आपका, एक नॉन टिलर प्लांट। समझते हो टिलर क्या होता है? राइस के केस में मैंने आपको बताया था, वीट के केस में मैंने आपको बताया था। जैसे कि ये सीड है, इसमें से एक सीड मेन स्टेम निकलती है, ये क्या है इसकी मेन स्टेम। अब यहाँ पर जो वर्ड होती है वहाँ से एक और नई स्टेम निकलती है, यहाँ से एक और स्टेम निकलती है, फिर जो नई स्टेम निकली इसकी बर्ड से भी फिर एक और स्टेम निकलेगी, फिर इसकी बर्ड से भी एक और स्टेम निकलेगी। इनको कहते हैं टिलर। मतलब जितने ज़्यादा टिलर होंगे उपज जो है वो इतनी ही ज़्यादा बढ़ती है, क्योंकि हर एक टिलर अलग अलग प्लांट की तरह काम करता है। इसके ऊपर भी फिर स्पाइक्स आते हैं, इसके ऊपर भी स्पाइक्स आते हैं। लेकिन मेज के केस में ऐसा नहीं होता। मेज के केस में एक सिंगल प्लांट ही होता है हमेशा। देखो यहाँ पर मेज के केस में आप कभी भी देखोगे, कभी भी उसमें आपको टिलर नहीं देखेंगे, एक ही प्लांट दिखेगा आपको, बिल्कुल सिंपल, एक ही जो मेन स्टेम होती है वही उसको आपको नज़र आएगी। इसके केस में क्या होता है, हमेशा मेन स्टेम नज़र आती है, इसमें कोई टिलर यहाँ पर नहीं पाए जाते, नो टिलर्स, यहाँ पर किसी भी तरह के टिलर्स नहीं होते। तो मेज जो है वो एक नॉन टिलर प्लांट है। प्रोटीन देख लो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर जीन प्रोटीन पाया जाता है। शायद मुझे अब ध्यान आ रहा है कि मैंने राइस के अंदर आपको नहीं बताया कि राइस के अंदर कौन सा प्रोटीन होता है। जैसे गेहूं के अंदर होता है ग्लूटेन, यहाँ लिख लो इस चीज़ को, ये 3-4 प्रोटीन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गेहूं के अंदर कौन सा प्रोटीन होता है, ग्लूटेन प्रोटीन। राइस के अंदर कौन सा प्रोटीन होता है, ऑराइजिन प्रोटीन। और अपना ये मेज के अंदर कौन सा प्रोटीन होता है, जीन प्रोटीन। ये तीनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओए होए, ऐसा ना करो, पढ़ा रहे हैं अभी हम।
प्रोटीन कौन सा होता है इसके अंदर? जीन प्रोटीन होता है, इसको याद रखना। कितना होता है ये? 7 से लेकर 10%, 7 to 10% इसके अंदर होता है। अच्छा, मेज का येलो कलर होता है, आपको पता है? जैसे देखो ये कैसा कलर है इसका? येलो। तो येलो कलर है तो कलर के लिए कोई ना कोई पिगमेंट होगा, तो पूछ लेते हैं, बताओ मेज का येलो कलर क्यों होता है? तो यहाँ पर एक पिगमेंट होता है क्रिप्टोजेंथिन। पिगमेंट का नाम है क्रिप्टोजेंथिन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी, यहाँ से भी क्वेश्चन आ चुका है। इनफ्लोरोसेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये जो क्रॉस पॉलिनेशन है वो इस इनफ्लोरोसेंस से रिलेटेड है। दोनों चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा। यहाँ पर 2 प्रकार के फूल पाए जाते हैं। इनफ्लोरोसेंस का मतलब क्या होता है? ये जो इनफ्लोरोसेंस है इसका मतलब क्या है? फ्लावरिंग पार्ट। किसी भी प्लांट के अंदर जो फ्लावरिंग पोर्शन होता है, जो फ्लावरिंग वाला हिस्सा होता है जहाँ पर फूल आता है, प्लांट का वो हिस्सा, किसी भी पौधे का वो हिस्सा जहाँ पर फूल निकलेगा, यहाँ पर वो फ्लावर आएगा, उस फ्लावर वाले पार्ट को क्या कहते हैं? इनफ्लोरोसेंस कहते हैं। तो यूजुअली सबके अंदर एक टाइप का इनफ्लोरोसेंस होता है, लेकिन मेज के अंदर 2 प्रकार के इनफ्लोरोसेंस होते हैं, एक मेल और एक फीमेल। एक तो इसके अंदर मेल होता है और दूसरा इसके अंदर फीमेल होता है। दोनों के अलग अलग नाम हैं। मेल को यहाँ पर टेसल कहते हैं और फीमेल को यहाँ पर सिल्क कहते हैं। ये पूरे मेज का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ये दोनों ही चीज़ें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। मेल को क्या कहते हैं? टेसल, और सिल्क को क्या कहते हैं? और फीमेल को क्या कहते हैं? सिल्क। ये 2 प्रकार की इनफ्लोरोसेंस है। अब समझो आप यहाँ पर क्रॉस पॉलिनेशन क्यों, मेज के अंदर क्रॉस पॉलिनेशन जो होता है वो क्यों होता है, उस चीज़ को आप समझो। वाई? देखो, ये मैंने बनाया एक बाइसेक्शुअल फ्लावर। कैसा फ्लावर है ये? एक बाइसेक्शुअल फ्लावर है। बाइसेक्शुअल फ्लावर का मतलब क्या होता है? जिसके अंदर मेल प्लस फीमेल दोनों ही हों। एक ही फ्लावर में मेल और फीमेल दोनों होते हैं, उसको कहते हैं बाइसेक्शुअल फ्लावर। बाइसेक्शुअल फ्लावर होगा मतलब वहाँ पर सेल्फ पॉलिनेशन के चांसेस होंगे। बाइसेक्शुअल फ्लावर होने का मतलब ये कतई नहीं है कि वहाँ पर सेल्फ पॉलिनेशन ही होगा। बाइसेक्सुअल फ्लावर मतलब वहाँ पर सेल्फ पॉलिनेशन के चांसेस हैं, या ये कह सकते हो कि सेल्फ पॉलिनेशन तभी होगा जब वहाँ बाइसेक्सुअल फ्लावर होगा। लेकिन इसका अपोजिट नहीं कह सकते। बाइसेक्सुअल फ्लावर है इसका मतलब उसके अंदर सेल्फ पॉलिनेशन ही होगा, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये कोई ज़रूरी नहीं है। हो सकता है उसमें क्रॉस पॉलिनेशन भी हो, लेकिन सेल्फ पॉलिनेशन तभी होगा जब बाइसेक्सुअल फ्लावर होगा। बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो ज़रूरी नहीं है कि उसके अंदर सेल्फ पॉलिनेशन ही हो, उसमें सेल्फ और क्रॉस दोनों टाइप के हो सकते हैं। इस चीज़ को थोड़ा समझना, बार बार इस चीज़ को सुनना मैं क्या कह रहा हूँ। सेल्फ पॉलिनेशन तभी होगा जब फ्लावर बाइसेक्सुअल होगा, यानी सेल्फ पॉलिनेशन के लिए बाइसेक्सुअल सबसे पहली कंडीशन है। बाइसेक्सुअल फ्लावर है, ये पहली बात हो गई। अब दूसरी बात सुनो, बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो ज़रूरी नहीं कि उसके अंदर सेल्फ ही हो, उसके अंदर क्रॉस भी हो सकता है। फिर से सुनना इस चीज़ को, ठीक है? अब नहीं बोल रहा, आप बार बार रिपीट करके सुन लेना, एक ही बात है। देखो ये रहा आपका फ्लावर, ये क्या है? उसका मेल पार्ट। एक्चुअली मेल पार्ट तो ये है इसका इम्पॉर्टेंट, एंथर जिसको अपन कहते हैं, ठीक। और ये रहा उसका फीमेल पार्ट, ठीक। इसके अंदर होता है क्या? ये एग या ओव्यूल कहें अपन इसको, ओव्यूल, उसके अंदर ही एग होता है। अब ये जो एंथर है ना, ये क्या बनाता है? मेल गैमीट जिसको बोलते हैं अपन पॉलन। और ये ओव्यूल क्या बनाता है? एग, अंडा। ये पॉलन जाएगा जब अपने ही फ्लावर पर, ये आ गया, यहाँ से जो पॉलन ट्यूब के माध्यम से नीचे जाएगा और इस एग के साथ फ्यूज़ करेगा और यहाँ पर क्या बनता है? जाइगोट। तो ये क्या हुआ? एक फ्लावर था, उसी फ्लावर का एंथर है, उसी फ्लावर का मेल है, उसी फ्लावर का फीमेल है। उसी फ्लावर के मेल ने उसी फ्लावर के फीमेल के साथ फर्टिलाइजेशन किया, तो इसको कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। इसको क्या कहते हैं? सेल्फ पॉलिनेशन। समझे? अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2 तरह के फ्लावर पाए जाते हैं मेज के अंदर। मतलब मेल अलग होगा, फीमेल अलग होगा, लेकिन होंगे एक ही प्लांट पर। देखो प्लांट एक ही है, प्लांट एक है, लेकिन मेल फ्लावर अलग होगा और फीमेल फ्लावर अलग होगा। वहाँ पर हमने देखा था ना,
उसको हम क्या कह रहे थे, बाइसेक्सुअल फ्लावर। मेल अलग है, सॉरी बाइसेक्सुअल में क्या, मेल और फीमेल एक ही फ्लावर में, जहाँ पर मेल का फ्लावर ही अलग है और फीमेल का फ्लावर ही अलग है। जब ऐसी कंडीशन बनती है कि भाई जिस प्लांट के अंदर ओहो, चलो हो गया शुरू, ठीक है। देखो भाई, इलेक्ट्रिसिटी का थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया था, तो ये सब बंद हो गया था। ये वीडियो मैंने पॉज कर दिया, आधा घंटा हो चुका था, मालूम है आपको। तो वैसे तो कभी जाती नहीं है, लेकिन कभी कभी चली जाती है। तो देखो कुछ चीज़ें होती हैं ना जो अपने हाथ में नहीं होती, अपने कंट्रोल में नहीं होती। अब जैसे अभी मेरे पास आज दोपहर में एक बच्चे का फ़ोन आया कि सर वो जैसी प्रॉब्लम वेबसाइट में थी वैसी ऐप में भी आ रही है। मैंने क्या प्रॉब्लम आ रही है? सर कभी कभी स्लो चलता है सर, 15-20 मिनट के लिए वो स्लो, इंटरनेट हमेशा 24 घंटे फास्ट ही चले। तो क्या कर सकते हैं, ये तो वही सेटेलाइट की प्रॉब्लम है, चीज़ है। वो अरबों की कंपनी है यूट्यूब, अपने बड़े आदमी थोड़ी ना कि अपन यूट्यूब जैसा सर्वर कर सकें, ठीक है। तो अपन को उसी तरीके से एडजस्ट करना सीखो, मैनेज करना सीखो। अब जैसे लाइट चली गई, अभी ये वाला गायब है, देखो पीछे कुछ नहीं है, ये सब खाली पड़ा है, यहीं से अपन शुरू करेंगे। तो अब मैं क्या करता बताओ, अब मैं कल जाके बिजली वालों से लड़ूं कि भाई लाइट कैसे चली गई, ये वो फलाना ढिमका। बिजली वाले तो कहते हैं सर क्या था, वो खंभे से तार टूट गया था और कनेक्शन कट गया था, इस वजह से हो गई थी। तो भाई कुछ चीज़ें उससे होती हैं। तो अगर मान लो किसी बच्चे की शिकायत मेरे पास आई कि भाई सर वो ऐप थोड़ा सा स्लो चल रहा है, तो भाई थोड़ा सा ठीक है ना, स्लो चल रहा है 10 मिनट तो फिर ठीक हो जाएगा। अब जो चीज़ अपनी, मैं किससे बोलूँ, मैं ऐप वालों से बोलूँगा। पता है आपको, ये जो ऐप बना है ना, ये अपनी इंडिया की अभी जो नंबर 1 कंपनी चल रही है उससे बनवाया मैंने, उससे जो बनवाया अभी क्लास प्लस। आप लोग चाहो तो ढूंढ लेना, क्लास प्लस, इंटरनेट पर कभी सर्च कर लेना इसको, क्लास प्लस जो कंपनी है, इससे मैंने ऐप बनवाया है। ये सबसे बड़ी कंपनी है आज की डेट में ऐप बनाने के मामले में, उससे ऐप बनवाया। और फिर भी अगर कभी सर्वर थोड़ा बहुत स्लो हो जाता है तो एडजस्ट करना सीखो। अब मैं शिकायत करूं क्लास प्लस वालों से, कहूँ कि सर मेरे बच्चे की प्रॉब्लम आ रही है, उसको थोड़ा सा कभी सर्वर डाउन हो जाता है, कभी इंटरनेट हो गया है, और जो पीले रंग वाला था वो लाल रंग का हो गया, ठीक है। तो अब वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। अपन बात कर रहे थे कि ऐसा एक प्लांट जिसके अंदर मेल फ्लावर अलग है और फीमेल फ्लावर अलग है। वहाँ क्या बताया था मैंने, ये ऐसा फ्लावर है जिसके अंदर मेल भी है और फीमेल भी है। ऐसे फ्लावर को कहते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर। अगर कोई ऐसा प्लांट, जैसे आप देख रहे हो ये प्लांट है, इसके अंदर मेल अलग है, फीमेल का फ्लावर अलग है, इसमें इस मेज के अंदर ऐसा फ्लावर नहीं होता जिसके अंदर मेल और फीमेल दोनों हो, लेकिन एक ही प्लांट पर मेल और फीमेल दोनों जरूर होते हैं। पहले तो क्वेश्चन ये पूछा जाता कि ऐसे प्लांट को क्या कहते हैं। ऐसे प्लांट को कहते हैं मोनोसियस प्लांट, अंदर मेल और फीमेल, बाइसेक्सुअल फ्लावर। अगर अंदर मेल फ्लावर अलग है और फीमेल फ्लावर अलग है, वहाँ क्या बताया था मैंने, ये ऐसा फ्लावर है लाल रंग का हो गया, ठीक है। तो अब वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। अपन बात कर रहे थे कि ऐसा एक प्लांट जिसके अंदर मेल फ्लावर अलग है और फीमेल फ्लावर अलग है। वहाँ क्या बताया था मैंने, ये ऐसा फ्लावर है जिसके अंदर मेल भी है और फीमेल भी है। ऐसे फ्लावर को कहते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर। अगर कोई ऐसा प्लांट, जैसे आप देख रहे हो ये प्लांट है, इसके अंदर मेल अलग है, फीमेल का फ्लावर अलग है, इसमें इस मेज के अंदर ऐसा फ्लावर नहीं होता जिसके अंदर मेल और फीमेल दोनों हो, लेकिन एक ही प्लांट पर मेल और फीमेल दोनों जरूर होते हैं। पहले तो क्वेश्चन ये पूछा जाता कि ऐसे प्लांट को क्या कहते हैं। ऐसे प्लांट को कहते हैं मोनोसियस प्लांट। ऐसे प्लांट को क्या बोलते हैं, मोनोसियस प्लांट। मोनोसियस प्लांट। तो एक क्वेश्चन तो यहां से पूछा जाता है कि मेज जो है वो कैसा प्लांट है। मेज जो है वो एक मोनोसियस प्लांट है। क्लियर हुआ। अब यहां पर क्रॉस पॉलिनेशन क्यों होता है, यहां पर क्रॉस पॉलिनेशन क्यों होता है, ये अपना क्वेश्चन था। भाई एक प्लांट है, उस प्लांट के अंदर मेल भी है फीमेल भी है, तो सेल्फ पॉलिनेशन हो जाना चाहिए था। क्रॉस पॉलिनेशन क्यों हो रहा है यहाँ पर, आप देख सकते हो। यहाँ पर ये जो पोर्शन आप देख रहे हो ना, ये ऊपर वाला, ये मेज का ऊपर वाला, ये पार्ट क्या है, इसका मेल पार्ट है, जिसको अपन कहते हैं टैसल। इसे क्या कहा जाता है, टैसल। याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसे कहते हैं टैसल। उसके बाद नीचे आप ये देखो, ये वाला पार्ट, ये भुट्टा जो अपना, जिसको अपन खाते हैं, इसमें सीड बनता है, ये जो पार्ट है ना, इसको कहते हैं सिल्क। एक्चुअली में सिल्क इसका नाम पड़ा है इसकी वजह से। ये जो होता है ना फाइबर, अभी भी आप देखो, कभी जब आप खाओ, कभी भुट्टा लेकर आओ, मेज लेकर, मक्का लेकर आओ, तो बहुत रेशमी टाइप के बाल निकलते हैं, वो सिल्क टाइप के होते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ गया सिल्क। ठीक है, ये क्या है, इसका फीमेल पार्ट है। अलग अलग फ्लावर है, ये फ्लावर अलग है, ये फ्लावर अलग है, ये इसलिए तो कहता है दो इन्फ्लोरेसेंस है, एक टेसल होती है, एक फीमेल आपकी सिल्क होती है। दो प्रकार की इसमें टेसल पाई जाती है। तो एक ही प्लांट में मेल भी है फीमेल भी है, तो सेल्फ पॉलिनेशन क्यों नहीं हो रहा।
यहाँ पर क्या होता है, ये जो मेल है ना, ये पहले ही मैच्योर हो जाता है। मेल जो है वो पहले ही मैच्योर हो गया, सॉरी, मेल क्या हो गया, पहले से ही मैच्योर हो गया, मतलब इसने अपने पॉलन ग्रेन बना दिए। मेल ने अपने पॉलन ग्रेन पहले ही बना दिए भाई, ये लो मैच्योर हो गया, पॉलन ग्रेन बन गए। अब पॉलन ग्रेन का काम क्या है, उसको एग चाहिए फर्टिलाइजेशन के लिए। ये जो फीमेल है ये अभी मैच्योर ही नहीं हुआ, मतलब इसने अभी तक एग बनाया ही नहीं है। ये कंडीशन यहाँ पर फंस जाती है। यहाँ पर लड़का बड़ा है, लड़की छोटी है, मतलब लड़का तैयार है शादी के लिए लेकिन लड़की अभी नाबालिग है, उसकी उम्र ही छोटी है। तो वही मेज के अंदर होता है। यहाँ पर मेल पहले मैच्योर हो जाता है, पॉलन ग्रेन रेडी है फर्टिलाइजेशन के लिए, लेकिन एग बना ही नहीं है अभी तक, एग रेडी ही नहीं है, फर्टिलाइजेशन के लिए तैयार ही नहीं है, बना ही नहीं है। तो क्या करेगा भाई, अब सेल्फ पॉलिनेशन तो हो ही नहीं सकता, नामुमकिन है, क्योंकि एक ही प्लांट के ऊपर जो मेल है वो पहले मैच्योर हो गया, फीमेल बाद में मैच्योर हो रहा है। तो ये जो पॉलन ग्रेन है वो सीधी सी बात है उड़कर कहीं इंसेक्ट की वजह से, पानी की वजह से, हवा की वजह से किसी दूसरे प्लांट पर जाएगा, और जब ये वाली एग कंप्लीट होकर मैच्योर हो जाएगा तब तक ये पॉलन ग्रेन कहीं और जा चुका होगा, तो फिर इस एग को फर्टिलाइज करने के लिए कहीं दूसरी जगह से पॉलन ग्रेन आएगा। इसलिए इसके अंदर होता है क्रॉस पॉलिनेशन। और ये जो फिनोमेना होता है, ये जो प्रोसीजर होती है ना, इसको कहते हैं प्रोटेंड्री। इसको क्या कहते हैं, प्रोटेंड्री, इसको कहा जाता है प्रोटेंड्री। प्रोटेंड्री का मतलब, प्रो का मतलब होता है फर्स्ट, पहले, और एंड्री मतलब होता है एंड्रोशियम। एंड्रोशियम का मतलब होता है मेल पार्ट, मतलब मेल पहले मैच्योर हो गया, फीमेल बाद में मैच्योर हुई। इसी प्रोटेंड्री की वजह से इसके अंदर क्रॉस पॉलिनेशन पाया जाता है। यह है इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है कि मेज के अंदर क्रॉस पॉलिनेशन क्यों होता है, तो वो प्रोटेंड्री की वजह से होता है। ऐसे आगे चल के एक पढ़ेंगे अपन बाजरा, पर्ल मिलेट। बाजरा के अंदर फीमेल पहले मैच्योर हो जाता है और मेल बाद में होता है, उस कंडीशन को कहते हैं प्रोटोगाइनी, जहाँ फीमेल पहले मैच्योर हो गया, फीमेल तैयार, लड़की बड़ी है लेकिन लड़का भी नाबालिग है, वहाँ ऐसी कंडीशन हो जाती है बाजरा के अंदर, पर्ल मिलेट के अंदर, तो उसको कह देते हैं प्रोटोगाइनी। तो वहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि बाजरा के अंदर भी क्रॉस पॉलिनेशन होता है, क्यों, क्योंकि वहाँ प्रोटोगाइनी पाई जाती है और यहाँ पाई जाती है प्रोटेंड्री। ये चीज़ें आपको समझ में आ गई, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जी, प्रोटेंड्री, प्रोटोगाइनी। प्रोटोगाइनी तो अपन बाजरा में फिर से डिस्कशन करेंगे, यहाँ पर समझो इस प्रोटेंड्री को। तो क्रॉस पॉलिनेशन क्यों होता है, मेल और फीमेल फ्लावर हैं, दोनों के पास हैं लेकिन अलग अलग हैं। ये मेल फ्लावर को कहते हैं टेसल, फीमेल फ्लावर को कहते हैं सिल्क, लेकिन एक ही प्लांट पर है, सेल्फ पॉलिनेशन फिर भी नहीं हो रहा है क्योंकि इसके अंदर प्रोटेंड्री होती है। आगे बढ़े अपन, अब आ जाओ इसकी सब स्पीसीज पर। एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है निप्स, ये बात है शायद 1959 की, शायद क्या कंफर्म है, 1959 की बात है। वैज्ञानिक है निप्स, इन्होंने मेज की 7 सब स्पीसीज दी। कितनी सब स्पीसीज दी, 7। टोटल सब स्पीसीज कितनी है मेज की, 7। जिया मेज, फिर जिया मेज को उन्होंने 7 सब स्पीसीज में बांट दिया, अलग अलग टाइप की। जैसे आप पहले ये देख सकते हो, ये है आपका जिया मेज इंडूराटा या इंडूरेट, जिया मेज इंडूरेट। इसका कॉमन नेम क्या है, इसको कहते हैं फ्लिंट कॉर्न। क्या कहते हैं इसको, फ्लिंट कॉर्न। इंडिया के अंदर यही वाला भुट्टा मिलता है, आप जो मार्केट में देखते हो ना, बढ़िया कोयले पर भून भून के आप जो खाते हो टेस्टी से नींबू और वो नमक लगाकर, वो यही होता है अपना। ये अपना कौन सा वाला कॉर्न है, ये है आपका इंडियन कॉर्न। इंडिया की अपनी मार्केट में जो अपन भून भून के खाते हैं ना, वो यही है, सबसे ज़्यादा यही ग्रो होता है। तो ये आपका कौन सा कॉर्न है, इंडियन कॉर्न है। इंडिया के अंदर इसी को ग्रो किया जाता है, इसलिए इसको इंडियन कॉर्न भी कहा जाता है। क्लियर। दूसरा देखो, ये है आपका डेंट कॉर्न। इसको क्या नाम दिया है, डेंट कॉर्न। नाम से समझ में आ रहा है, डेंट। डेंट समझते हो ना, डेंट, दोंचा पड़ जाता है। जैसे आपके घर के जो बर्तन है, तमेड़ी, कसेड़ी, हमारे यहाँ उसको लोकल लैंग्वेज में तमेड़ी, कसेड़ी, क्या बोलते हैं, घघरा बोलते हैं आप, ठीक है, तपेली बोलते हैं। तो अगर मान लो आप उस तमेड़ी, कसेड़ी, तपेली को अगर नीचे गिरा दो तो उसमें थोड़ा सा दोंचा पड़ जाता है, मतलब अंदर की तरफ वो थोड़ा सा धंस जाता है, उसको क्या बोलते हैं, डेंट बोलते हैं। जैसे आपकी कार है, कार की बोनेट पे मान लो कोई भारी चीज़ गिर गई तो क्या होगा, वो थोड़ा वहाँ पर दब जाएगा, उसको बोलते हैं अपन डेंट, कहते हैं कार में डेंट पड़ गया। तो देखो यहाँ पर आपको डेंट नज़र आ रहे होंगे इस पर, देखो जी अंदर की तरफ ये धंसे हुए हैं, देखो ये देखो है ना, ये इस तरह से, ये जो डेंट है ना, ये डेंट जैसे दिख रहा है एकदम बिल्कुल।
इसी डेंट की वजह से इसको नाम रख दिया डेंट कॉर्न। और ये सबसे ज़्यादा ग्रो किया जाता है अमेरिका के अंदर, यूएसए के अंदर सबसे ज़्यादा इसको यूएसए में कल्टीवेट किया जाता है। और इसका बॉटनिकल नेम, अब मैं देखो शॉर्ट में लिखूंगा जिया मेज, ZM करूँगा बार बार, जिया मेज, क्योंकि जिया मेज सब में चलना है तो बार बार जिया मेज नहीं लिखूंगा, यहाँ पर जिया मेज इंडुराटा, इसको लिखूंगा ZM, जिया मेज आई डेंटा, इसको बोलते हैं जिया मेज आई डेंटा। ठीक है, अगला देखो, ये तो आपको सबको दिख रहा है, हम सबका पसंदीदा है पॉपकॉर्न। क्या कहते हैं इसको? पॉपकॉर्न। ये देखो पॉपकॉर्न, इसको क्या कहते हैं? बॉटनिकल नेम है जिया मेज एवर्टा, जिया मेज एवर्टा। ओए होए, सारी चीज़ें अभी होनी है, लाइट भी जानी है, अलार्म भी बजना है। एक्चुअली 9 बज गए मालूम आपको। और 9 बजे क्या होता है? टेलीग्राम पर क्विज़ होता है डेली, तो मैंने अलार्म लगा रखा है कि टेलीग्राम पर क्विज़ करना। अब समय नहीं मिल पा रहा मेरे को, पूरा दिन इसी में निकल जाता है। दिन भर वीडियो बनाओ, रात को वीडियो बनाओ, दिन भर लगे रहते हैं इन्हीं कामों में। और अपने पास काम ही क्या है, मैंने अपने आप को पूरा इसी में फ्री कर रखा है। नौकरी छोड़ दी है मैंने अपनी, 24 घंटे मेरा डेडिकेशन यही है, पूरा मैं इसी में समय दे रहा हूँ। ठीक, तो जिया मेज पॉपकॉर्न को क्या बोलते हैं? जिया मेज एवर्टा। अब देखो, आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि ये फूलकर ऐसे क्यों हो जाते हैं, ये क्यों नहीं होते। कई लोगों के दिमाग में आता भी होगा कि ये फूटकर ऐसे क्यों हो जाते हैं। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है इनका हार्ड सीड कोट। हार्ड सीड कोट, इनका जो सीड कोट है, ये जो सीड आप देख रहे हैं इसके ऊपर जो सीड कोट है वो बहुत ज़्यादा हार्ड है, जबकि इनके बहुत सॉफ्ट होते हैं। इसको तो आप नाखून से दबाओगे ना तो छेद कर दोगे, इसको भी नाखून से दबा के छेद कर दो, लेकिन इनको आप हाथ से तोड़ भी नहीं पाओगे, ये इतने ज़्यादा हार्ड होते हैं। इसी हार्ड की कोट की वजह से ये फूल जाते हैं। क्यों फूलते हैं? जब आप इनको हीट करते हो, जब आप इनको हीट करोगे तो इनके अंदर का जो मॉइस्चर कंटेंट होगा, इनके अंदर जो भी मॉइस्चर कंटेंट होता है वो वेपर बन जाता है, भाप बन जाता है। वो वेपर क्रिएट होगी तो उससे उसके अंदर प्रेशर क्रिएट होता है। अब चूंकि हार्ड सीड कोट है तो फूटता नहीं है, तो प्रेशर उसके अंदर बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, और एक प्रेशर इस लेवल तक पहुंच जाता है कि फिर इसमें धमाका होता है, विस्फोट होता है, जिसकी वजह से इसकी हालत ऐसी हो जाती है, ऐसे फूट के ऐसे गुच्छा टाइप का बन जाता है। ठीक है, तो ये जो पॉपकॉर्न वाली जो एक्टिविटी है ना, वो इसी ब्लास्ट की वजह से आती है, इसीलिए इसका नाम रखा है पॉपकॉर्न। ठीक, क्या कहते हैं इसको? जिया मेज एवर्टा। और देखो 4 स्पीसीज और हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपकी। इसको बोलते हैं जिया मेज सैकराटा, जिया मेज सैकराटा। ये है आपका स्वीट कॉर्न, मेरा सबसे फेवरेट है भाई ये स्वीट कॉर्न। आजकल तो सभी का फेवरेट है, सभी को सबसे ज़्यादा टेस्टी यही लगता है। आजकल ये भी बहुत ट्रेंडिंग में है स्वीट कॉर्न। ठीक है, काफ़ी जगह आप लोगों ने खाए भी होंगे इसको, काफ़ी मीठा रहता है ये स्वीट कॉर्न। तो इसको क्या बोलते हैं? जिया मेज सैकराटा। ये देखो यहाँ से तो क्लियर दिख रहा है, ये आटा है इसका, मतलब ये है इसका फ्लोर कॉर्न। मक्के का आटा जो मार्केट में मिलता है ना, वो इसी मक्के से बनाया जाता है, फ्लोर कॉर्न। बहुत से लोग तो समझते नहीं, तो इसी को भून के भी खा लेते हैं, इसी का मक्का ही बना लेते हैं, आटा ही बना लेते हैं। तो ये आपका फ्लोर कॉर्न है। इसका बॉटनिकल नेम है जिया मेज अमाइलेशिया। ठीक, उसके बाद ये देखो, ये है पॉड कॉर्न, POD। वो पॉपकॉर्न था, ये पॉड कॉर्न है, POD, पॉड कॉर्न। पॉड कॉर्न में देखो, यहाँ पर देखो, आप देख सकते हैं हर एक सीड को आप देख सकते हो, लेकिन यहाँ पर आप देख नहीं सकते क्योंकि हर एक सीड के ऊपर कवरिंग आपको नजर आ रही होगी। हर एक सीड देखो, यहाँ पर एक भी सीड आपको नजर नहीं आ रहा होगा, सबके ऊपर क्या है? यहाँ पर पॉड बने हुए हैं, कवरिंग है सबके ऊपर, इसलिए इसका नाम रख दिया पॉड कॉर्न। और इसका बॉटनिकल नेम है जिया मेज ट्यूनिकेट्स। इसका बॉटनिकल नेम है जिया मेज ट्यूनिकेट्स। उसके बाद देखो, ये चमक रहा है एकदम, जैसे इस पर मोम लगा दिया हो, इसको बोलते हैं वैक्सी कॉर्न। ठीक है, ये है आपका जिया मेज सेरेटेना। बॉटनिकल नेम क्या है? जिया मेज सेरेटेना। सभी के बॉटनिकल नेम आपको याद होने चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। 7 सब स्पीसीज, इस पर वैक्सी टाइप का रहता है, ये छुओगे तभी आपको वैक्सी जैसा ही नजर आएगा, ये वो फील होगा, इसलिए इसको वैक्सी कॉर्न। बॉटनिकल नेम है इसका जिया मेज सेरेटेना। ये 7 सब स्पीसीज हो गई। अब आ जाओ इसकी क्लाइमेटिक कंडीशंस और सॉइल्स वगैरह पर। हम सभी को पता है ये एक खरीफ क्रॉप है। मेज कैसी क्रॉप है? एक खरीफ क्रॉप है, लेकिन अब नहीं रही, अब इसको रबी में भी ग्रो कराते हैं, खास करके अपना हरियाणा, बिहार और कर्नाटक में तो इसको रबी सीजन में ग्रो कराते हैं, विंटर सीजन में ग्रो कराते हैं। तो यूजुअली तो वैसे अपन से अगर कोई पूछ ले तो आपको खरीफ क्रॉप ही बताना है, लेकिन इसके साथ साथ ये रबी क्रॉप भी है, मतलब रबी सीजन में भी इसको ग्रो किया जाता है। स्पेशली कहाँ पर? बिहार में, हरियाणा में और आपका कर्नाटका में।
ठीक है। तो बिहार, हरियाणा और कर्नाटक में भी इसको रबी सीजन में भी ग्रो करते हैं। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, नॉर्मली पूछा जाए कि बताओ मेज कैसी क्रॉप है, तो आपको बताना है खरीफ क्रॉप है। तो खरीफ क्रॉप है तो सीधी सी बात है, इसको कैसा चाहिए, वार्म क्लाइमेट की ज़रूरत पड़ेगी इसको, ठीक है। ऑप्टिमम टेम्परेचर 32 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इसको सबसे बढ़िया माना जाता है। सॉइल की अगर हम बात करें तो डार्क लोमी सॉइल, कोई ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था ऊपर वाली लाइन, ये दोनों याद हो जाए तो ठीक, नहीं तो छोड़ देना। आगे देखो अपना है फील्ड प्रिपरेशन और मेथड ऑफ सोइंग। मैंने देखो यहाँ पर मैंने अच्छे वो लगाए थे फोटो वोटो, सब चलेगा ये लाइट की वजह से। चलो ठीक है, देखो, नहीं तो एक बार मैं आपको वीडियो पॉज करके वो चीज़ लेकर आता हूँ, नहीं तो मज़ा नहीं आएगा। चलो भाई फिर से शुरू करें। देखो फील्ड प्रिपरेशन की अगर अपन बात करते हैं यहाँ पर, तो वही सिंपल सी चीज़ है, समर सीज़न आ जाए, गर्मियों का मौसम जब हो, वही सबके लिए ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। एक बार आपको डीप प्लोइंग यहाँ पर करनी पड़ेगी। ये डीप प्लोइंग वाला जो चक्कर है वो आपको 2 से 3 साल में एक ही बार करना पड़ता है। डीप प्लोइंग किससे करो आप, MB प्लाऊ से आप यहाँ पर डीप प्लोइंग कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर कल्टीवेटर चलाओ, 2 से 3 बार आप यहाँ पर कल्टीवेटर चला दो। उसके बाद आप फील्ड को कर दो लेबल, फील्ड को लेवल कर दो। किससे करोगे लेवल, लेवलर से लेवल कर दो। कुछ लोग तो पट्टियाँ बांध लेते हैं, बड़ी सी लकड़ी बांध लेते हैं, उसी से लेवलिंग कर देते हैं। तो ये तो फील्ड प्रिपरेशन हो गया। दूसरा इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसका मेथड ऑफ सोइंग, ठीक है। फील्ड प्रिपरेशन पर कोई क्वेश्चन वोश्चन नहीं पूछे जाते, कुछ 1-2 क्रॉप में ही आते हैं, वो मैं आपको बताता जाऊँगा। मेथड ऑफ सोइंग देखो यहाँ पर सबसे बेस्ट मेथड इसके लिए जो होता है वो है रिजिड एंड फरो मेथड। ये फोटोग्राफ लेने के लिए ही मैंने वीडियो को पॉज किया था। अब देखो आप लोग सोचते हो सर ये आप वीडियो पॉज वगैरह आप एडिटिंग क्यों नहीं कर लेते? भाई एडिटिंग करनी मुझे नहीं आती यार। मेरे पास तो जो ओरिजिनल वीडियो बनता है ना वही मैं आपको डाल देता हूँ 1 टेक में। ये जितना भी वीडियो बनता है वो सब 1 टेक में ही बनता है, एक बार में ही। कोई एडिटिंग नहीं कि बीच में गलत हो गया तो उसको काट के वापस डाल दो। जो भी है 1 टेक में बनना है। एडिटिंग में कौन समय बर्बाद करेगा? ठीक, तो देखो यहाँ पर आप देख रहे हो ये है रिजिड एंड फरो मेथड। रिजिड एंड फरो, रिजिड एंड फरो, फरो का मतलब होता है नाली। देखो ये जो आप देख रहे हो ना, ये बीच वाला हिस्सा, ये नाली टाइप की जो देख रहे हो, 2 नालियाँ दिख रही हैं, ये है आपकी फरो नालियाँ, जिसको अपन कहते हैं, हिंदी में कहते हैं इसको कूंड नाली पद्धति। और ये जो आप देख रहे हो उठा हुआ ये हिस्सा, ये वाला, ये उठा हुआ हिस्सा, ये देख रहे हो ना, ये है इसकी रिजिड। तो जो सोइंग हम करते हैं ना वो रिजिड पे करते हैं। देख लो आप यहाँ पर जो सोइंग हो रही है, ये कौन सी सोइंग है? रिजिड एंड फरो सोइंग। अब इसका सबसे इंपॉर्टेंस क्या है? जो पानी हम देते हैं इरीगेशन, वो इरीगेशन हम यहाँ देते हैं, इसमें बस नालियों में इरीगेशन देते हैं और यहीं से जो पानी है वो इधर चला जाता है, यहीं से जो पानी है वो इनकी रूट में चला जाता है। इससे ये होता है, इसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रिजिड एंड फरो का ये है कि अपना जो मेज है ना, कहाँ लिखें, यहाँ लिख देते हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मेज जो है ना वो हाईली सेंसिटिव क्रॉप है मॉइस्चर के लिए, हाईली सेंसिटिव क्रॉप फॉर दी मॉइस्चर के लिए ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। अगर ज़्यादा पानी फील्ड में भर गया ना तो मेज आपका ख़त्म समझो। इसलिए इसमें रिजिड एंड फरो करते हैं कि पानी यहाँ भरा रहेगा तो मेज तक जो है वो ज़्यादा उसके मॉइस्चर के कंटेंट में नहीं आएगा, उसको रूट को पानी भी मिलता रहेगा और पानी ज़्यादा इकट्ठा भी नहीं होगा। ये इसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ से क्वेश्चन भी 1-2 बार आ चुका है, ठीक है। ये रिजिड एंड फरो मेथड और भी कई क्रॉप में होता है, जैसे आलू के अंदर होता है, यही सोयाबीन के अंदर भी इसी को सबसे बेस्ट माना जाता है, रिजिड एंड फरो मेथड को। अगला देखो आप यहाँ पर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है इसकी। सबसे पहला तो है सोइंग टाइम, कब बुवाई करनी चाहिए। देखो खरीफ सीजन में तो आप सभी को पता है ऑलमोस्ट जितनी भी फसलें हैं खरीफ सीजन वाली, उन सभी को मानसून आने से ठीक 1 हफ्ते पहले, बिफोर द ऑनसेट ऑफ मानसून आने से पहले, जैसे ही आपका मानसून बारिश, अपन को पता है कि भाई 1 हफ्ते बाद बारिश आना स्टार्ट हो जाएगी, उसके पहले ही अपन लोग सोइंग करके रख दो। बिफोर दी ऑनसेट ऑफ मानसून आप सोइंग कर दो। लेकिन हमको ये भी पता है कि रबी सीजन में भी कई जगह पर होता है, जैसे आपका हरियाणा के अंदर और बिहार के अंदर, यहाँ पर 15 अक्टूबर तक सोइंग कर देनी चाहिए रबी सीजन में। वहीं अगर मैं बात करूँ कर्नाटका की अगर हम बात करें तो 15 नवंबर तक इसकी सोइंग कर देनी चाहिए। अब आ जाओ, नेक्स्ट है इसका सीड रेट, काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसका। 3-4 तरह की सीड रेट हैं। एक तो पूछ लेंगे आपसे हाइब्रिड में बताओ, हाइब्रिड की सीड रेट, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछेगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है हाइब्रिड का। इसकी हाइब्रिड की सीड रेट होती है 20 से 25 kg पर हेक्टेयर, याद रख लेना।
क्या होती है 20 से 25 केजी पर हेक्टेयर। ये कौन सी वाली है? नॉर्मल, खरीफ वाली। लिखने की जरूरत नहीं है। आपसे यूजुअली कोई पूछ ले कि बताओ सीड रेट क्या है हाइब्रिड की, तो आप बताओगे 20 से 25 केजी। लेकिन अगर आपसे पूछ ले रबी में बताओ, अगर आपसे रबी में पूछ ले कि भाई रबी सीजन की बताओ, तो फिर आपको आंसर देना है 25 से 30 केजी पर हेक्टेयर। ये रबी सीजन वाली है। नॉर्मली कोई पूछ ले तो 20 से 25, अगर वो पूछे कि नहीं रबी वाली बताओ तो 20 से 25 से 30 है। एक आपने सुना होगा कंपोजिट वैरायटी, बहुत ज़्यादा चलती है इसके अंदर। कंपोजिट वैरायटी बहुत, अभी समझाऊंगा कंपोजिट वैरायटी क्या होती है। तो कंपोजिट वैरायटी अगर पूछ ले तो आंसर देना है आपको 18 से 20 केजी पर हेक्टेयर। ठीक। एक आपसे पूछ ले फॉडर के लिए पूछ ले, मेज को फॉडर के पर्पज से भी लगाते हैं, फॉडर मेज में अगर आपसे पूछ ले तो आप फिर आंसर देना है आपको 40 से 45 केजी पर हेक्टेयर। नेक्स्ट है आपका स्पेसिंग। कोई ऐसा ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है इसका। स्पेसिंग रखते हैं अपन 60x20, जगह ही खत्म हो गई इधर। तो स्पेसिंग रखते हैं अपन कितनी यहाँ पर 60x20 सेंटीमीटर। 60-20 का मतलब होता है 60 रखते हैं अपन रो टू रो के बीच में और 20 रखते हैं अपन प्लांट टू प्लांट के बीच में। अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये प्लांट पॉपुलेशन। देखो प्लांट पॉपुलेशन निकालने का वैसे तो एक अलग से फॉर्मूला होता है, लेकिन कुछ क्रॉप की प्लांट पॉपुलेशन डायरेक्ट पूछी जाती है, वो आप रट लेना सीधे सीधे। जैसे मेज की प्लांट पॉपुलेशन पूछ लेते हैं। प्लांट पॉपुलेशन का मतलब होता है कि 1 हेक्टेयर एरिया में मेज के कितने प्लांट होने चाहिए जिससे अपन को अच्छी उपज मिल जाए। तो यहाँ पर ही वही कंडीशन बन जाती है, एक खरीफ की बन जाती है और दूसरी रबी की बन जाती है। समस्या यही होती है, बस दोनों सीजन में उगाओ तो अपन लिए याद करने के लिए मैटर बढ़ जाता है। खरीफ सीजन में अगर आप उगाते हो तो 65,000 से लेकर 70,000 प्लांट होने चाहिए पर हेक्टेयर के लिए, तब आप अच्छी उपज की उम्मीद करना। ये ऑप्टिमम प्लांट पॉपुलेशन है खरीफ सीजन में। अगर रबी सीजन में उगा रहे हो, अब देखो रबी सीजन में सीड रेट ज़्यादा है तो सीधी सी बात है नंबर ऑफ प्लांट पॉपुलेशन भी ज़्यादा होगी। तो 85,000 से लेकर 90,000 प्लांट होने चाहिए अगर आप अच्छी उपज की उम्मीद कर रहे हो तो। इतना डाटा आपको याद करना है किसी भी हालत में अगर आपको अच्छे नंबर लाने हैं एग्जाम में तो। अब आ जाओ फर्टिलाइज़र, इरिगेशन और वीड मैनेजमेंट। इसमें से इरिगेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फर्टिलाइज़र में ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पर विशेष। NPK याद रखो 120 60 40, 120 60 40 केजी पर हेक्टेयर। इरिगेशन यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। इरिगेशन क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ पर 2 मोस्ट क्रिटिकल स्टेज हैं जहाँ पर हमको इरिगेशन देना ही पड़ेगा। 2 क्रिटिकल स्टेज कौन कौन सी हैं? वही फ्लावरिंग वाली। एक जब मेल मैच्योर हो तो मेल को क्या कहते हैं? टैसल, तो उस स्टेज को कह देंगे टैसलिंग स्टेज। दूसरा जब फीमेल मैच्योर हो यानी कि सिल्क, तो उस स्टेज को कह देंगे क्या? सिल्किंग स्टेज। ये दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज हैं, एक टैसलिंग स्टेज और सिल्किंग स्टेज। जब मेल बनने वाला हो उसके अंदर तब इरिगेशन दो, और एक जब फीमेल बनने वाला हो तब इरिगेशन दो। ठीक है। तीसरा है आपका वीड मैनेजमेंट। कुछ भी याद मत करो, केवल एक हर्बिसाइड यहाँ पर याद कर लो जिससे क्वेश्चन आ गया है कई बार। कौन सा हर्बिसाइड है? वो है एट्राजिन। कौन सा हर्बिसाइड हम यूज़ करते हैं मेज के केस में? एट्राजिन का यूज़ करते हैं। एक हर्बिसाइड और है सिमाजिन, इस पर भी क्वेश्चन आता है, लेकिन इंडिया के अंदर तो ये बैन है। इंडिया के अंदर तो इसको बैन कर दिया, लेकिन क्वेश्चन फिर भी पूछ लेते हैं कई एग्जाम में कि लेकिन सबसे ज़्यादा यूज़ होता है कौन सा? एट्राजिन। सिमाजिन अब बैन हो गया, लेकिन इसका भी क्वेश्चन आ जाता है। अब आ जाओ आपका हार्वेस्टिंग, यील्ड एंड स्टोरेज। जब प्लांट सूख जाए, ड्राई हो जाए, स्पेशली उनकी पत्तियां जब सूख जाएं, ड्राई हो जाएं और उसके अंदर 20 से 25% मॉइस्चर कंटेंट हो, किसके अंदर? अपना जो कॉब है, जो भुट्टा जो अपन खाते हैं ना, उसके अंदर जब 20 से लेके 25% मॉइस्चर कंटेंट हो, तब आपको हार्वेस्टिंग कर लेनी चाहिए। ये यूजुअली आपका 90 से 115 दिन के अंदर हो जाता है। 90 से 115 दिन के अंदर अपन हार्वेस्टिंग कर लेते हैं। ठीक है। इसके अलावा अगर मैं फॉडर की बात करूं, सॉरी उसकी फॉडर नहीं, हाइब्रिड की अगर मैं बात करूं, यहाँ पर अगर मान लो हाइब्रिड मेज है तो हाइब्रिड मेज के केस में तो एक समस्या है, वहाँ पर लीफ जो होती है ना, पत्तियाँ, वो हमेशा हरी रहती हैं, रिमेन ग्रीन। मतलब हार्वेस्टिंग के टाइम पर भी उसकी पत्तियाँ हरी रहेंगी। आपको लगेगा तो अभी तो पौधा पका ही नहीं है, सूखा ही नहीं है, तो हाइब्रिड मेज में तो वो ग्रीन ही रहती हैं। वहीं फिर हम बात करें इसके स्टोरेज की, स्टोरेज आप वही 12% मॉइस्चर कंटेंट पर स्टोरेज करोगे।
12% मॉइस्चर कंटेंट पर क्या करोगे, स्टोरेज। फिर एक उपज है जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम से अब विलुप्त हो चुका है, यहाँ से ना कोई क्वेश्चन आज तक कभी पूछे गए ना पूछे जाते हैं, पहले पूछते थे लेकिन अब बंद ही हो गए। 50 से 60 कुंटल पर हेक्टेयर इसकी उपज होती है। ठीक, अब आ जाओ कुछ इंपॉर्टेंट वेराइटीज़ की बातें करें। देखो, ICAR का सबसे पहला माइलस्टोन जो हम पढ़ाते हैं या पढ़ते हैं वो है सबसे पहला AICRP, क्या कहते हैं इसको, ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट। कुछ याद आ रहा है, मैंने आपको बताया था ICAR के माइलस्टोन में। ICAR का जो सबसे पहला माइलस्टोन था वो यही था कि ICAR ने सबसे पहले जो स्टार्ट किया ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट, और वो किस क्रॉप पर स्टार्ट किए थे, सबसे पहले मेज के ऊपर। तो सबसे पहला ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट आपका मेज पर स्टार्ट हुआ था। कब स्टार्ट हुआ था, 1957 में, जिसकी सफलता हमें कब मिली, 1960-61 में इसकी सफलता हमको मिली थी। इस ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट में हमने डबल क्रॉस हाइब्रिड टेक्निक की मदद से एक हाइब्रिड बनाया, जो कि सबसे पहला डबल क्रॉस हाइब्रिड टेक्निक में हमने एक हाइब्रिड बनाया। उस हाइब्रिड का नाम था गंगा 1। याद रख लेना इसको, मोस्ट इंपॉर्टेंट वैरायटी है। 1961 में, ऐसे याद करो, 1961 में ये वैरायटी बनकर तैयार हो गई थी। मेज की सबसे पहली हाइब्रिड वैरायटी है जो कि डबल क्रॉस हाइब्रिड टेक्निक से बनी थी। हालांकि इससे पहले सिंगल क्रॉस हाइब्रिड टेक्निक भी आ चुकी थी। अब यहाँ पर दो चीज़ें हैं, दोनों को याद करो। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, बताओ सिंगल क्रॉस हाइब्रिड टेक्निक किस वैज्ञानिक ने डिस्कवर की थी। वैज्ञानिक का नाम है ईस्ट एंड शल। कब की थी, 1909 में। उसके बाद पूछ लेते हैं कि ये जो टेक्निक है, ये टेक्निक किस वैज्ञानिक ने डिस्कवर की थी। डबल क्रॉस हाइब्रिड टेक्निक, डबल क्रॉस हाइब्रिड टेक्निक ये आपकी डेवलप की थी, क्या नाम है भाई, ईस्ट एंड शल। और उसका नाम है आपका, ये बड़ा अच्छा सा नाम है यार, नाम भूल गया मैं। कंप्यूटर जी बताओ यार, दिमाग से निकल गए तो। ओहो, बड़ा सुंदर सा नाम है उसका, क्या कर रहे हो भाई, क्या नाम है, जोन्स, DF जोन्स, यस DF जोन्स। और ये बात कब की है, 1920 की। ठीक, तो ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है, एक सिंगल क्रॉस हाइब्रिड और एक आपका डबल क्रॉस हाइब्रिड। ये दोनों चीज़ों पर क्वेश्चन आते हैं। एक सिंगल क्रॉस हाइब्रिड टेक्निक ईस्ट एंड शल ने 1909 में दी थी, और एक डबल क्रॉस हाइब्रिड टेक्निक DF जोन्स ने 1920 में दी थी। ये डबल क्रॉस हाइब्रिड टेक्निक है ना, इसी की मदद से इंडिया के अंदर सबसे पहला हाइब्रिड बना था मेज का, इस ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट के अंतर्गत 1960-61 में। उस वैरायटी के नाम थी गंगा 1। ठीक है, कौन सा था ये, डबल क्रॉस हाइब्रिड टेक्निक था। अब आप सोचो सर सिंगल क्रॉस डबल क्रॉस क्या होता है, उसको देखो। कई तरह की वैरायटी आप मेज में सुनोगे। एक आपने सुनी होगी ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी, सुना होगा ये नाम। क्या होता है वो देखो, जैसे कि मान लो ये रहा प्लांट एक, ठीक है, ये मैंने बना दिया इसके पास कॉब एक, ना गंदा कॉब बनाया ये रहा वो कॉब, मतलब ये रहा फीमेल। ठीक है, अब क्रॉस पॉलिनेशन होना है मेज के अंदर। तो अब ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी का मतलब क्या होता है, इसके ऊपर जो भी पॉलन ग्रेन आएगा, जो भी पॉलन ग्रेन आएगा ना, वो किसी भी जगह का हो सकता है, किसी भी प्लांट का हो सकता है। किसी भी प्लांट से मतलब मेज का ही होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बाजरा का पॉलन ग्रेन आ गया, वीट का पॉलन ग्रेन आ गया, चावल का पॉलन ग्रेन आ गया। किसी भी प्लांट, मतलब मेज में ही कोई दूसरी वैरायटी का कोई भी प्लांट हो सकता है। मतलब कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि यहाँ अनकंट्रोल्ड पॉलिनेशन होता है, जो अपने कंट्रोल में ही नहीं है। अनकंट्रोल्ड ओपन पॉलिनेशन होता है। हम बिल्कुल भी यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन नहीं करते, ना ही यहाँ पर किसी तरह की कोई कवरिंग करते हैं इनको, ना कोई कवर करते ना ढकते हैं, होने दो। अनकंट्रोल्ड पॉलिनेशन यहाँ पर होने दो। इसको क्या कहते हैं अपन, उससे जो सीड बन के तैयार होता है उसको कहते हैं ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी। इस प्रोसेस से जो सीड बनेगा उसको क्या कहेंगे, ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी, जहाँ पर अनकंट्रोल्ड पॉलिनेशन पॉलन ग्रेन कहाँ से आया उसका सोर्स हमें नहीं पता, कहीं से भी आ सकता है, वो होता है आपका ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी। एक होता है आपका इनब्रीड,
इस पर तो क्वेश्चन कई बार आ चुका है। ये इनब्रीड क्या चीज़ होती है? इनब्रीड। तो यहाँ पर सबसे पहले समझो, इनब्रीड वाली जो बात होती है ना, वो सिर्फ और सिर्फ क्रॉस पॉलिनेटेड के अंदर ही की जाती है। सेल्फ के अंदर क्रॉस इनब्रीड जैसा कोई चक्कर नहीं होता। इनब्रीड जो शब्द है वो सिर्फ हम क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप में ही यूज़ करेंगे। सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप में इनब्रीड जैसा कुछ नहीं होता। देखो होता क्या है, जैसे कि मान लो एक प्लांट ये रहा, ये एक प्लांट है, कैसा है? क्रॉस पॉलिनेटेड है, मतलब इसके अंदर क्रॉस पॉलिनेशन ही होना है। इसी वैरायटी का एक और प्लांट है, सेम है ये, ठीक है। एक प्लांट है ए और एक प्लांट है बी, दोनों एक ही वैरायटी के हैं, मतलब दोनों के अंदर जो जीन है वो एक जैसे हैं, सेम जीन है दोनों के अंदर, एक ही वैरायटी के हैं, सेम जीन है, ठीक है। ये भी कैसा है आपका? क्रॉस पॉलिनेटेड है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर, इनका सेल्फिंग करा रहे हैं। आप कहोगे सर क्रॉस पॉलिनेटेड में सेल्फिंग कैसे हो सकती है? हम करा रहे हैं ना, क्योंकि ये देखो सेल्फिंग पॉलिनेशन का मतलब ये है कि जहाँ जीन एक जैसे होंगे, जिन दो प्लांट के जीन एक जैसे हैं उनके बीच में अगर क्रॉस कराएंगे तो वो भी सेल्फ पॉलिनेशन ही कहलाएगा। तो दो वैरायटी हैं ए और बी, दोनों के जीन एक जैसे हैं, सेम टू सेम है, तो इसका मेल इससे ले लो, यहाँ पर आप क्रॉस कराओ, तो इससे जो सीड बनेगा ना, ये सीड बना, इस सीड का फिर से आप सेल्फ पॉलिनेशन कराओ। सेल्फ पॉलिनेशन को शॉर्ट में कहते हैं सेल्फिंग, ठीक है। इससे फिर जो सीड बनेगा उस सीड का फिर से आप सेल्फ पॉलिनेशन कराओ, फिर से सेल्फिंग कराई, फिर इससे जो सीड बनेगा उसमें फिर सेल्फ पॉलिनेशन कराओ, और ऐसे ही करते रहो। देखो सेल्फ पॉलिनेशन से होता क्या है, जो क्रॉस पॉलिनेटेड वैरायटी होती है ना, क्रॉस पॉलिनेटेड वैरायटी जो होती है ना, उसके अंदर अलग अलग प्रकार के जीन होते हैं, डिफरेंट टाइप के जीन होते हैं क्रॉस पॉलिनेटेड वैरायटी के अंदर। और जब हम सेल्फ पॉलिनेशन करते हैं ना, तो इससे सेम टाइप के जो जीन होते हैं ना, उनका परसेंटेज बढ़ता है। एक जैसे जीन इकट्ठे होते हैं सेल्फ पॉलिनेशन से, और क्रॉस पॉलिनेशन से अलग अलग प्रकार के जीन इकट्ठे होते हैं। तो क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप का मतलब उसके अंदर अलग अलग प्रकार के जीन हैं। सेल्फ पॉलिनेशन में हम क्या कर रहे हैं, सेम टाइप के जीन को लेकर आ रहे हैं। तो ये एक क्रॉस पॉलिनेटेड वैरायटी थी, क्रॉस पॉलिनेटेड प्लांट था, इसकी हम लगातार सेल्फिंग कर रहे हैं, मतलब अब इसके अंदर हमने एक ही टाइप की जीन कर दिए। जब डिफरेंट टाइप की जीन होते हैं ना, तो उसको कहते हैं हिट्रोजाइगोसिटी या हिट्रोजाइगस, ठीक है। और सेम टाइप के जो जीन होते हैं ना, उसको कहते हैं होमोजाइगस। तो आप खुद बताओ, क्रॉस पॉलिनेशन से हिट्रोजाइगोसिटी बढ़ेगी क्योंकि अलग अलग प्रकार के जीन बढ़ेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन से होमोजाइगोसिटी बढ़ेगी, और सेल्फ पॉलिनेशन से हिट्रोजाइगोसिटी कम होगी, और क्रॉस पॉलिनेशन से होमोजाइगोसिटी कम होगी। दोनों अपोजिट हैं। क्रॉस पॉलिनेशन कराओगे तो अलग अलग प्रकार के जीन बढ़ेंगे, मतलब हिट्रोजाइगोसिटी बढ़ेगी और होमोजाइगोसिटी कम होगी। सेल्फ पॉलिनेशन कराओगे तो एक ही टाइप के जीन इकट्ठे होंगे, मतलब होमोजाइगोसिटी बढ़ेगी, हिट्रोजाइगोसिटी कम होगी। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एक क्रॉस पॉलिनेटेड प्लांट है, उसके अंदर लगातार सेल्फिंग कर रहे हैं, लगातार सेल्फ पॉलिनेशन करा रहे हैं, मतलब एक ही टाइप के जीन उसमें इकट्ठे हो रहे हैं। एक समय ऐसा आएगा जब उसके अंदर 100% जीन एक जैसे होंगे, मतलब ये प्लांट कभी ना कभी तो होमोजाइगस हो ही जाएगा। और नॉर्मली कोई भी प्लांट लगातार 6 से 7 आप जनरेशन तक सेल्फ पॉलिनेशन कराओ तो वो 100% होमोजाइगस हो जाता है, मतलब एक जैसे जीन हो जाते हैं। अच्छा खासा क्रॉस पॉलिनेटेड प्लांट हमने कैसा कर दिया, होमोजाइगस, जो कि पहले कैसा था, हेट्रोजाइगस, हमने क्या कर दिया उसको, होमोजाइगस। उसी होमोजाइगस को कहते हैं इनब्रीड। आई कहानी समझ में? इनब्रीड का मतलब क्या है, एक होमोजाइगस क्रॉस पॉलिनेटेड वैरायटी है। बड़ा सुनने में बड़ा अजीब सा लग रहा है, होमोजाइगस क्रॉस पॉलिनेटेड वैरायटी। बताओ क्रॉस पॉलिनेटेड में होमोजाइगस शब्द कौन जोड़ता है, अपन जोड़ रहे हैं ना। इनब्रीड में यही होता है। इनब्रीड का मतलब हो गया होमोजाइगस क्रॉस पॉलिनेटेड। क्रॉस पॉलिनेटेड के साथ हमेशा हेट्रोजाइगस शब्द जोड़ा जाता है, लेकिन हम क्या जोड़ रहे हैं, होमोजाइगस, क्योंकि हमने उस अच्छी खासी क्रॉस पॉलिनेशन के क्रॉस पॉलिनेटेड वैरायटी में सेल्फिंग करवा के उसको होमोजाइगस बना दिया। ऐसी वैरायटी को कहते हैं अपन क्या, इनब्रीड। बात समझ में आ गई? अब देखो यहाँ पर सिंगल क्रॉस क्या होता है। ऐसे 2 इनब्रीड ले लो, ऐसे कितने, 2 इनब्रीड ले लो, एक इनब्रीड 1, इसका क्रॉस करा दिया किसी दूसरी इनब्रीड वैरायटी से, इनब्रीड 2, इससे क्या बनेगा, आपका एक नया सीड बन जाएगा। इसी को कहते हैं अपन क्या, सिंगल क्रॉस। एक मान लो अपन ने एक इनब्रीड ले लिया नंबर 3, इसका क्रॉस कराया अपन ने कोई एक दूसरे इनब्रीड के साथ नंबर 4, इससे बना आपका F1। अब ये वाला F1 और ये वाला F1 इनका क्रॉस करा दो तो इससे एक नया F1 बनेगा, इसको कहते हैं अपन डबल क्रॉस। समझ गए? मतलब सिंगल क्रॉस के अंदर 2 पेरेंट होते हैं,
डबल क्रॉस के अंदर 1 2 ये तो रहेंगी, साथ में 3 और 4 पेरेंट रहते हैं। तो सिंगल क्रॉस और डबल क्रॉस, ये होती है कहानी सिंगल क्रॉस और डबल क्रॉस की। एक ऐसा भी होता है कि मान लो आपने एक इनब्रीड ले लिया, मान लो उसका नाम रख दिया 5, अब आपने इस F1 का क्रॉस करा दिया इसके साथ, तो 1 2 और 1 3, तो इसको बोलेंगे अपन क्या, ट्रिपल क्रॉस। इनको क्या बोलते हैं, ट्रिपल क्रॉस। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। अच्छा, एक होता है टॉप क्रॉस, ये भी आपने सुना होगा। इसके अंदर टॉप क्रॉस क्या होता है, इनब्रीड से क्रॉस कराओ, ये इनब्रीड है, इसका क्रॉस करा दो आप इस ओपन पॉलिनेटेड के साथ, या इसका अपने क्रॉस करा दिया यहाँ, तो उससे जो बनेगा उसको कहते हैं टॉप क्रॉस। ऐसे ही अपना एक होता है कंपोजिट और एक होता है सिंथेटिक। एक होता है कंपोजिट और एक होता है सिंथेटिक। अब देखो यहाँ पर 2 शब्द होते हैं, एक होता है GCA और एक होता है SCA। ये आप लोगों की समझ से थोड़ा सा परे रहेगा, वो आप लोगों को समझने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि ये जेनेटिक्स में बहुत ज़्यादा डीपली अपन जब जाते हैं, खास करके PhD वाले बच्चे जो थीसिस वगैरह कर रहे होंगे वो जानते होंगे। जनरल कंबाइनिंग एबिलिटी और स्पेसिफिक कंबाइनिंग एबिलिटी 2 चीज़ होती हैं। जनरल कॉम्पिटेटिव एग्जाम में तो ये कभी पूछते नहीं है, ये तो अगर आप नेट का एग्जाम देने जाओगे जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग से, या फिर आप ARS का एग्जाम देने जाओगे, उसके PhD एंट्रेंस ICAR का देने जाओ, तब ये पूछी जाती हैं। तो सिंथेटिक वैरायटी जो होती है ना, उसके अंदर जनरल कंबाइनिंग एबिलिटी GCA और शॉर्ट में एक होता है स्पेसिफिक कंबाइनिंग एबिलिटी SCA। इन दोनों का टेस्ट करके अच्छे पेरेंट्स, मतलब अच्छे सीड जो हैं वो सिलेक्ट किए जाते हैं। फिर अच्छे सीड सिलेक्ट करेंगे, उसमें से जो प्लांट बनेगा उनका आपस में मिलाकर बनाई जाती है सिंथेटिक वैरायटी। कंपोजिट वैरायटी जो होती है, इसमें अपन कोई GCA SCA का टेस्ट नहीं करते। इसमें क्या करते हैं, 8-10 वैरायटी ले ली, जो अच्छी वैरायटी होंगी, जिनके अंदर अच्छे फीचर्स होंगे। हमने देख लिया भाई इस प्लांट अच्छा भी है, ड्वार्फ प्लांट है, इसके अंदर कॉप बड़े हैं, सीड ज़्यादा आ रहे हैं, ऐसे अच्छे प्लांट ले लिए, उनको आपस में मिला दिया और जो सीड बन के तैयार होता है उसको बोलते हैं कंपोजिट। वहीं सिंथेटिक में क्या होता है, पहले जो अच्छे प्लांट उनके होते हैं उनका GCA और SCA टेस्ट होता है। अब GCA SCA टेस्ट क्या होता है, ये आपके मतलब की चीज़ नहीं है, उसको मत सुनो, बस इतना याद कर लो। GCA और SCA टेस्ट होता है, उस GCA और SCA टेस्ट के आधार पर जो अच्छे प्लांट होते हैं, अच्छे पेरेंट्स होते हैं, उनके सीड को आप मिलाते हैं, तब जो सीड बनता है वो सिंथेटिक होता है। इसमें समय बहुत ज़्यादा लग जाता है, इसमें समय बहुत कम लगता है। ज़्यादातर जो यूज़ हो रही है वो आपकी कंपोजिट वैरायटी यूज़ हो रही है। बात समझ में आ गई? चलो, ये हो गया अपना मेज ख़त्म।